ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, सेल साइकिल की 2 फेज हमने स्टडी की थी। फर्स्ट था आपके इंटरफेज, अंतरावस्था, और सेकंड आती है आपके एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज या विभाजन प्रावस्था। ठीक है, तो इंटरफेज जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने सेल साइकिल भी एक बना करके स्टडी किया था। आज हम बात करते हैं आपके एम फेज या विभाजन प्रावस्था के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम आपको कुछ इस तरह से बता रहे हैं इसको कि हमारे शरीर में या जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होगी आपके सोमेटिक सेल्स, यानी कि कायिक कोशिकाएं, और दूसरी होती है आपके जर्म सेल्स, यानी कि जनन कोशिकाएं। ठीक है, सोमेटिक सेल्स तो क्या करती है, आपके ग्रोथ करते हैं, यानी कि कोशिका सजीवों के शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो सोमेटिक सेल्स के कारण होती है। और जर्म सेल्स है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, जनन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की कोशिका है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जो एम फेज है, जो विभाजन प्रावस्था है, वो आपके अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, कोशिका विभाजन को 2 भागों के अंदर विभाजित कर लिया। तो यहां पर हम बात करेंगे आपके 2 प्रकार के विभाजन की, यानी कि जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट होगा आपके माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन, और सेकंड होगा आपके मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, इंटरफेस तो दोनों के लिए सिमिलर होगी, दोनों के लिए कॉमन रहेगी, माइटोसिस के लिए भी और मियोसिस के लिए भी समान रहेगी। बस उसकी जो एम फेज है, जो माइटोटिक फेज है, वो दोनों डिवीजन के लिए अलग अलग होगी। आज हम बात करते हैं आपके माइटोसिस डिवीजन की, यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम 2 पॉइंट्स के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपके कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन, और सेकंड होगा आपके साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक का विभाजन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, यानी कि फर्स्ट होगी आपके प्रोफेज, पूर्वावस्था, सेकंड होगी आपके मेटाफेज, यानी कि मध्यावस्था, थर्ड होगी आपके एनाफेज, यानी कि पश्चावस्था, और फोर्थ होगी आपके टीलोफेज, यानी कि अंत्यावस्था। यानी कि जो केंद्रक का विभाजन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस ये 2 टाइप से होगा। फर्स्ट होगा आपके सेल प्लेट फॉर्मेशन,
यानी कि कोशिका पटलिका विधि, ये आपको मिलेगा ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर, यानी कि जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर आपको मिलेगा सेल प्लेट फॉर्मेशन। और सेकंड होगा आपके क्लीवेज मेथड, और इसको फर्रो मेथड भी बोल सकते हैं। यानी कि विदलन विभाजन, या इसको कह सकते हैं खांच निर्माण। विदलन विभाजन हो सकता है, एक ही बात है, विदलन और खांच का बनना, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से जो है वो साइटोकाइनेसिस होगा 2 पार्ट्स में। ये मिलेगा आपको एनिमल सेल में। प्लांट सेल के अदर जो होगा वो होगा क्लीवेज फॉर्मेशन, और सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा आपके प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले माइटोसिस के बारे में, यानी कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार से संपन्न होता है, कौन कौन सी स्टेज है और किस स्टेज के अंदर क्या चेंजेस होगा। इंटरफेज आप कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरफेज के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, आपके डीएनए फॉर्मेशन हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन। चलिए बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन के अंदर। सबसे पहली फेज आपके क्या आती है, प्रोफेज, यानी कि पूर्वावस्था, प्रोफेज। ठीक है, देखिए सबसे लंबी अवस्था है ये। इंटरफेज के बाद में जो एम फेज स्टार्ट होती है, एम फेज के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था है ये, लॉन्गेस्ट फेज। अब ये कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक भी हो सकती है, मतलब इस फेज की जो लेंथ है वो कुछ मिनट भी हो सकती है और कुछ आवर्स के अंदर भी जो है वो ये कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, क्या होता है प्रोफेज स्टेज के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं आपके कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट पार्ट है आपके प्रोफेज। देखिए ये है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, इसके आउटर के अंदर सेल प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, यानी कि केंद्रिका उपस्थित होती है। तो देखिए सबसे लंबी प्रावस्था है, लॉन्गेस्ट फेज है ये प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर धागे समान संरचना के रूप में उपस्थित होता है, ये वाटर लॉस कर लेता है, यानी कि जल का निष्कासन कर लेता है। और उसके बाद में ये जो थिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पतले क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, ये डेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि संघनित हो जाते हैं और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। इससे जो है इनकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि जो इनकी थिकनेस हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये मोटे तंतुओं के रूप में थिक फाइबर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये दूसरा क्या चेंजेस होगा, फर्स्ट क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे आपके, थिक हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो मोटे हो जाते हैं। रीजन क्या है, वाटर लॉस। जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक के अंदर से जल का निष्कासन हो जाता है और उसके बाद में जो है वो क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं, डेंस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। सेकंड चेंजेस होता है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड
न्यूक्लियोलस, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि इस स्टेज के अंदर ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट नहीं होती है इस स्टेज के अंदर, बट यहां से जो है वो डिसअपियर, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और जो न्यूक्लियस मटेरियल है, यानी कि जो केंद्रक के अंदर का जो भी पदार्थ है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाता है, कोशिका द्रव्य के संपर्क में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या चेंज होगा? सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम डिवीजन, यानी कि जो तारक केंद्र होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, उसका डिवीजन हो जाता है। और उसके डिवीजन से क्या बनेंगे? 2 सेंट्रियोल्स, यानी कि एक तारक काय के विभाजन से 2 पुत्री तारक केंद्रों का निर्माण होता है। और ये दोनों पुत्री तारक केंद्र कहां चले जाते हैं? अपने अपने ध्रुवों की तरफ, यानी कि दोनों एंड की ओर चले जाते हैं। सेल के दोनों पोलर एंड की ओर जाकर के ये सेंट्रियोल्स जो है वो सिचुएटेड हो जाते हैं। इन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहां से एस्ट्रल रेज बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि तारक किरणें, एस्ट्रल रेज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जो तारक केंद्र होते हैं इनसे एस्ट्रल रेज बनती है, तारक किरणों का निर्माण होता है और यहां से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाते हैं जो कि प्रोटीन से बने फिलामेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके प्रोफेज स्टेज होती है। इस प्रोफेज स्टेज के अंदर टाइम जो है वो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक का हो सकता है। क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी और न्यूक्लियस मटेरियल जो भी है वो सारा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाता है। सेंट्रोसोम डिवाइड होकर के 2 सेंट्रियोल्स बना लेता है और सेंट्रियोल से आपके बनेगी स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये होती है आपके प्रोफेज स्टेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी आपके क्या? मेटाफेज। चलिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये डेंस कंडीशन के अंदर आ जाता है, तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स थिक और क्रोमेटिड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये सिंगल क्रोमोसोम्स होता है जो कि पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। जब आगे मेटाफेज की बात करेंगे तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये जो बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है जहां से क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं, इनका डिवीजन स्टार्ट होगा और इसके डिवीजन से आपके 2 क्रोमेटिड्स बनेंगे। ये दोनों क्रोमोसोम्स इसके डिवीजन से बने हैं, यानी कि सेंट्रोमियर पार्ट जब डिवाइड होता है तो इसके क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, हिंदी में भी इनका यही नाम चलेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ये दोनों एक साथ होते हैं, दोनों समान होंगे और अगर किसी दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स पार्ट होंगे तो वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ये बात आप क्लियर कर ले। जैसे कि ये क्रोमोसोम हो गया, इसी तरह से एक दूसरा क्रोमोसोम हो सकता है जिसके विभाजन से भी क्या होंगे? 2 क्रोमेटिड्स बनेंगे। ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड है, बट ये दोनों क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं। चलिए प्रोफेज स्टेज के अंदर जो है वो ये क्रोमेटिड्स भी डिवाइड हो जाते हैं।
मेटाफेज से पहले वापस ये एक बात कर लेता हूं, प्रोफेज स्टेज के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर के डिवीजन से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स और ज्यादा कॉइल्ड हो जाएंगे, डेंस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं और इनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है आपके मेटाफेज, यानी कि मध्यावस्था। मेटाफेज कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड मटेरियल था ये अब क्रोमोसोम्स फॉर्म के अंदर जो है वो सिचुएटेड हो जाते हैं, यानी कि क्रोमेटिड्स बना लेते हैं। इन क्रोमेटिड्स का जो सेंट्रोमियर पार्ट होता है वो तो रहेगा एंड की ओर, और जो इनकी लिम्स होती है ये रहती है आपके सेंटर की ओर, यानी कि सेंट्रोमियर वाला पार्ट तो रहेगा आपके पोलर एंड की तरफ, और जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके सेंटर की तरफ। मेटाफेज स्टेज के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेल की मिडिल पार्ट के अंदर, यानी कि कोशिका के मध्य सतह पर ये क्या बना लेते हैं, आपके एक प्लेट बना लेते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि कोशिका के बीच में जो है वो एक प्लेट नजर आने लगती है। इसे कहा जाता है मेटाफेज, और इसे कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट कहेंगे इसे। और क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि वो उनका सेंट्रोमियर वाला पार्ट तो रहेगा आपके एंड की तरफ, और जो इनकी लिम्स होती है, भुजाएं होती है, वो रहेगी आमने सामने सेंटर की तरफ रहती है। क्लियर हो गई बात। बस मेटाफेज स्टेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल की मिडिल सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और एक प्लेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जा सकता है। और इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। थर्ड कंडीशन आती है आपके एनाफेज, यानी कि पश्चावस्था। देखिए क्या होता है, ये जो एस्ट्रल रेज बनती है, ये जो सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम्स पार्ट होते हैं, सेंट्रियोल्स, यहां से एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये ग्रोथ करके सेंट्रोमियर पार्ट से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने अपने एंड की ओर, ये इसके सेंट्रोमियर पार्ट से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यानी कि स्पिंडल फाइबर्स की ग्रोथ होगी, स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज ग्रोथ करेंगे और सेंट्रोमियर पार्ट से अटैच हो जाते हैं। और अब इन एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है, संकुचन प्रारंभ होता है, और इनके संकुचन से ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर, यानी कि अपनी अपनी साइड के पोलर एंड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे कहा जाता है एनाफेज मूवमेंट। एनाफेज मूवमेंट कहा जाता है पश्चावस्था अभिगमन, यानी कि जो गुणसूत्र है वो अपने अपने ध्रुवों की तरफ क्या हो जाते हैं, जाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे। देखिए इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं। इसे कहा जाता है एनाफेज मूवमेंट, यानी कि पश्चावस्था अभिगमन। ये किसके द्वारा पहुंचते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उनके कॉन्ट्रिक्शन से। तर्कु तंतुओं में जब संकुचन होता है तो उसके द्वारा ये गुणसूत्रों को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचते हैं। तो इससे गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, दो भागों के अंदर विभक्त होकर के अपने अपने ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। और लास्ट स्टेज आती है आपके टेलोफेज, यानी कि अंत्यावस्था।
टीलोफेज कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच थे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि टूट करके साइटोप्लाज्मा के अंदर बिखर जाते हैं। और क्या होता है, टीलोफेज कंडीशन के अंदर ये गुणसूत्र जो थे, जो क्रोमेटिड्स थे, ये फिर से कह सकते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब ये फिर से वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में जब इन्होंने वाटर लॉस किया था तब ये डेंस कंडीशन में आ गए थे, अब ये फिर से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे और इनकी स्ट्रक्चर जो है वो फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अब गुणसूत्रों का जो आकार है वो फिर से पतला होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गुणसूत्र जल अवशोषित करते हैं और इनकी जो डेंस कंडीशन है वो रेयर कंडीशन के अंदर आ जाती है और इससे गुणसूत्र जो है एक पतले धागे समान संरचना के अंदर उपस्थित होने शुरू हो जाते हैं और केंद्रक के चारों ओर, यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि पहले जो है वो डिसअपियर हो गए थे, वापस गायब हो गए थे। अब वो इस स्टेज के अंदर फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। टीलोफेज स्टेज प्रोफेज स्टेज की जस्ट अपोजिट स्टेज होती है, यानी कि जो पूर्वावस्था के अंदर जो जो घटनाएं होती है अंत्यावस्था के अंदर उसकी विपरीत घटनाएं होती है। यहाँ पर जो है वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पर सेंट्रोसोम का डिवीजन हुआ था, यहाँ पर फिर से जो है वो सेंट्रोसोम वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियाज, ये सब डिवाइड होकर के डिफरेंट यानी कि दो भागों के अंदर क्या हो जाते हैं, विभक्त होना शुरू हो जाते हैं, दोनों साइड के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। और इस अवस्था के अंत में, यानी कि जब टीलोफेज एंड होती है तो इसके अंत में जो है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूरी तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, इनका निर्माण पूरा हो जाता है और एक कोशिका के अंदर दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरह से समसूत्री विभाजन की इन चार अवस्थाओं के अंदर एक कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है और पुत्री केंद्रकों के निर्माण से एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है आपके साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य भी दो समान भागों के अंदर विभक्त होगा। कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं उनका विभाजन शुरू हो जाता है और वो समान भागों के अंदर विभक्त होकर के दोनों ध्रुवों की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब कोशिका विभाजन यानी कि जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है, इसके दो मेथड बताया मैंने आपको। फर्स्ट बताया आपको सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी कि कोशिका पटलिका विधि निर्माण, जो कि किसमें होता है, केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। देखिए क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्मा होता है, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पेक्टेट होते हैं, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मिलकर के क्या करते हैं, एक प्लेट फॉर्मेशन करते हैं। प्लेट सेंटर से बनना स्टार्ट होगी, यानी कि कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर सेंटर से धीरे धीरे प्लेट बनना स्टार्ट होगी और ये आपके मूव करेगी कहां पर, मेम्ब्रेन की ओर, यानी कि सेंटर से बनना स्टार्ट होती है और ये मेम्ब्रेन की ओर मूव करती है। तो धीरे धीरे ये प्लेट जो है वो इस तरह से बढ़ती जाएगी और दोनों कोशिकाओं, दोनों तरफ की प्लाज्मा झिल्ली तक जो है ये झिल्ली पहुंच जाती है, ये पटलिका पहुंच जाती है। इस तरह से एक कोशिका के अंदर ही पहले दो कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है। पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ कोशिका पटलिका विधि से। जैसे ही सेल प्लेट कंप्लीट फॉर्म हो जाती है, उसके बाद में दोनों सेल्स क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, अलग अलग हो जाएगी और एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गई बात? सेकंड आपके मेथड आता है फॉरो मेथड।
या इसे कह सकते हैं क्लीवेज मेथड भी कह सकते हैं, खांच विधि कहा जाता है। खांच विधि क्या होती है? देखिए कोशिका के अंदर जब केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है, मैं जंतु कोशिकाओं में बता रहा हूं, फर्रो मेथड जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर ही मिलेगा आपको, प्लांट सेल के अंदर ही एब्सेंट होता है। इसी में देख लीजिए सेल प्लेट फॉर्मेशन होने के बाद में सेकंड मेथड देखते हैं आपके फर्रो मेथड, यानी कि खांच विधि या क्लीवेज मेथड। देखिए क्लीवेज मेथड के अंदर क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे क्या होती है, फर्रो बनाती है, खांच का निर्माण करना शुरू करती है। इस तरह से ये फर्रो या जो क्लीवेज है वो धीरे धीरे और ज्यादा डेप्थ में जाएगा और ज्यादा वृद्धि करेगा, और इस तरह से ये दोनों फर्रो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। धीरे धीरे ये खांच बढ़ती जाएगी, और जब ये दोनों खांच आपस में मिल जाती है तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से जंतुओं के अंदर फर्रो मेथड के थ्रू जो है वो कोशिका विभाजन संपन्न होता है, यानी कि केंद्र कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है संपन्न होता है, और इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गई होगी बात। यह है आपके माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन। चलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, समसूत्री विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए समसूत्री विभाजन पाया जाता है आपके कायिक कोशिकाओं के अंदर, जो सोमेटिक सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स होती है, उनके अंदर मिलेगा। इसके द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हैं, और इसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की या प्लांट की क्या होती है, हाइट और ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है। तो ग्रोथ इंक्रीज करने में जो है वो माइटोसिस डिवीजन का इंपॉर्टेंट रोल होगा। सेकंड, माइटोसिस डिवीजन के अंदर जो टू सेल्स फॉर्म्ड होती है, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि जितने क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट थे उतने ही क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा ही कोई चोट लग जाए, कोई घाव बन जाए, उस घाव की मरम्मत का काम भी जो है वो इसी विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी स्किन पर कोई कट लग जाता है तो थोड़े दिनों बाद जो है वो वहां पर फिर से न्यू सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो सेल्स ग्रोथ करेगी और जो भी चोट लगती है, जो भी डैमेज पार्ट होता है उसको रिकवर करने का काम करती है, बिकॉज इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। क्लियर होगी बात। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू वन सेल टू सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है। जब मियोसिस की बात करेंगे तो वहां पर वन सेल्स 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होती है और वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।